students, welcome to the video solution for the botany part of ANTS FT7, and let's see our first question. The first question is question number 91. Which law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the recessive and dominant characters are recovered as such in the F2 generation, though one of this is not seen at the F1 stage. तो बहुत ही जो है बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये क्या है, ये स्टेटमेंट है वन ऑफ द लॉ ऑफ मेंडल, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर. यहाँ पे कहा गया है कि इन द F2 जनरेशन वन ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट सीन. हमें पता है अगर हम लोग प्योर कैरेक्टर, प्योर होमोजाइगस पेरेंट को अगर क्रॉस करें, फॉर एग्जांपल अगर हम ले प्योर टॉल क्रॉसिंग विथ प्योर ड्वार्फ, तो F1 जनरेशन में हमें मिलता है हाइब्रिड प्लांट, दैट इज ए कैपिटल T एंड स्मॉल t, राइट. तो यहाँ पे जब हमने टॉल और ड्वार्फ दोनों को क्रॉस किया, F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो हुआ. ये कौन सा लॉ है? ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है. लेकिन जब हमने P2 जनरेशन में, सेकेंड पेरेंटल जनरेशन में F1 प्लांट को सेल्फिंग किया, ओके, तो वहाँ पे मुझे मिलता है 3:1 रेशियो. और यहाँ पे जो 3 है वो है टॉल प्लांट, और ये जो 1 हमने लिखा है 25% ऑफ द प्लांट दे आर ड्वार्फ. ये कौन सा लॉ शो कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन तो इसी पे है, ये कौन सा लॉ शो कर रहा है. हमें पता है कि एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में कैपिटल T स्मॉल t मतलब एक डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों है, ओके, बट एक्सप्रेस होता है सिर्फ डोमिनेंट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट डोमिनेंस. लेकिन ये कैपिटल T और स्मॉल t, ये जो दो अलग अलग एलील्स हैं, उनमें ब्लेंडिंग नहीं होता. देयर इज नो ब्लेंडिंग, ओके. क्या लिखा है? डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. और ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन? 50% गैमीट विल कंटेन द एलील ऑफ द टॉल कैरेक्टर and remaining 50% of the gamete will get the allele of dwarf character, okay, and this is also called the purity of gametes. Purity of gametes, and we know purity of gametes is the other name of law of segregation. तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या लिखा है? law of segregation, okay. So question number 91 will go with law of segregation. Now 92. Which of the following statement is not true? ठीक है, पहले not को मार्क कर लेते हैं. Not true with reference to mitochondria. It is a sausage shaped. Yes, mitochondria is sausage shaped, or I can say it is a cylindrical shaped organelle with the average diameter of 0.5 micrometer. Correct. Its matrix contains single circular DNA molecule. ये भी करेक्ट है ना. मैट्रिक्स में होता है सिंगल सर्कुलर DNA मोलिकुल, फिर यहाँ पे होते हैं कुछ RNA मोलिकुल, फ्यू RNA मोलिकुल्स, और क्या मिलेगा हमें मैट्रिक्स में? 70S राइबोसोम, okay, and even the matrix contains different types of enzyme that are required for respiration and different types of enzyme that are required for protein synthesis. तो B ऑप्शन भी करेक्ट है. ऑप्शन C है size is conspicuous so it is easily visible under microscope without staining. This is a wrong statement, क्योंकि without specifically stained, okay, without using any specifically stain, we cannot easily observe mitochondria. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि easily observe कर सकते हैं even without staining. That is a wrong statement. तो हमें ढूंढना था not true, so we'll go with option C. Let's see the D option. Its inner membrane forms a number of infoldings called the cristae. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. और हमें पता है कि why it is infolded so that it can increase the surface area required for respiration, okay. So 92 correct answer is C. Which one is wrongly matched? Colonial forms. तो ये सारे मुझे दिख रहे हैं एल्गी का ही एग्जाम्पल है, ओके. कोलोनियल फॉर्म एल्गे वॉलबॉक्स करेक्ट है. फिलामेंटस फॉर्म है यूलोथ्रिक्स, मुझे पता है यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, ये फिलामेंटस फॉर्म है. प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म आर केल्प्स एंड केल्प्स आर कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एल्गे. तो ये ABC ऑप्शन करेक्ट है. डी ऑप्शन है यूनिसेलुलर एल्गे स्पाइरोगाइरा. नो, स्पाइरोगाइरा इज मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर एल्गे का एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लोरेला और आई कैन राइट क्लेमाइडोमोनस. ये यूनिसेलुलर होते हैं. स्पाइरोगाइरा इज मल्टीसेलुलर. हमें ढूंढना है रॉन्गली मैच, तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन डी. ड्यूरिंग प्रोफेस
each centrosome at the opposite poles of the cell radiates out microtubules and are called. Okay, now जब प्रोफेज शुरू होता है, प्रोफेज के शुरुआत में जो सेंट्रोजोम है या बोल देते हैं कि जो सेंट्रियोल है वो सेल के मिडिल में होता है, और प्रोफेज शुरू होते ही हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स है, जो सेंट्रोजोम है, दे स्टार्ट टू माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल्स, और ऑपोजिट पोल में जाके यहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स फॉर्म होते हैं, और ये जो माइक्रोट्यूबल्स रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द सेंट्रोजोम, ओके, आफ्टर फॉर्मिंग दिस माइक्रोट्यूबल्स, हाउ does the centrosome look like? It look like a star, right? It look like a star, and that's why they are called as stars. तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ. सेंट्रोमियर तो होगा नहीं, सेंट्रोमियर होता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, राइट? काइनेटोकोर आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द सेंट्रोमियर, जिसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. कायस्माटा नहीं होगा, राइट? कायस्माटा रिफर टू द point of crossover that we can see during meiosis. तो यहाँ पे ये सारे non relevant है. Which of the following character is not found in monocot stem? First point, parenchymatous bundle sheet. Yes, parenchymatous bundle sheet is not found in a monocot stem. Monocot stem में scattered vascular bundle होता है, और around every scattered vascular bundle there is a sclerenchymatous bundle sheet. ओके, sclerenchymatous bundle sheet होगा, parenchymatous नहीं होगा. तो हमें ढूंढना था not found, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ऑप्शन बी है वाटर कंटेनिंग कैविटीज विद इन वास्कुलर बंडल. येस, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट स्टेम. इवन दिस कैविटीज आर कॉल्ड एज स्कीजो लाइसिजेनस कैविटीज. लाइसिजेनस कैविटीज. स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है. यस, हाइपोडर्मिस स्टेम में ही होता है. हमें क्वेश्चन पूछा है किसका? स्टेम का. स्टेम में हाइपोडर्मिस होता है, और वहाँ पे दो तरीके का स्टेम है, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम. डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, और मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है. तो बिल्कुल करेक्ट है. कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू. यस, मोनोकोट स्टेम में कॉन्स्पिक्यूअस मतलब वेल डेवलप्ड ह्यूज एरिया किसने लेके रखा है? ग्राउंड टिश्यू ने. और ये ग्राउंड टिश्यू किससे बनता है? पेरेनकाइमेटस. इवन वी नो that in monocot stem this ground tissue is not even differentiated. इसमें अलग अलग जो है layers नहीं होते. ओके, एवरीथिंग इज अराउंड देयर इज ग्राउंड टिश्यू. तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी करेक्ट है. हमें ढूंढना था नॉट फाउंड. 95 ऑप्शन ए. Which one of the following is incorrect statement? Incorrect statement regarding RNA polymerase 2. Okay, first point. It is responsible for the transcription of precursor of mRNA. Yes, in case of eukaryote directly mRNA नहीं बनता. पहले क्या बनता है? hnRNA बनता है. hnRNA बनता है, और बाद में hnRNA को प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है? mRNA. तो hnRNA जिसको हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ mRNA, ये कौन सा RNA पॉलीमरेज जो है बनाएगा? वो है RNA पॉलीमरेज 2. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी, it can read only one strand of DNA as template which has a promoter at 3'. Yes, DNA double helix. Okay, इसको याद रखते हैं. DNA double helix है, यहाँ पे है 3', यहाँ पे है 5'. तो ये होगा 5' एंड 3'. ये प्रोमोटर है और ये टर्मिनेटर. ट्रांसक्रिप्शन कहाँ शुरू होता है? ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है प्रोमोटर में, राइट? तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है प्रोमोटर में और ख़त्म होता है टर्मिनेटर रीजन में. तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जब रीड करेगा उसका रीडिंग डायरेक्शन है 3' टू 5'. तो आरएनए पॉलीमरेज 2 कैन रीड एनी वन ऑफ दिस स्ट्रैंड, या तो ये, इनमें से दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक को ही रीड कर सकता है. और रीडिंग डायरेक्शन क्या है? 3' टू 5'. तो कौन से स्ट्रैंड को रीड करेगा? जिसके 3' पे क्या है? प्रोमोटर है. और ये वाला स्ट्रैंड जो है ये बन जाएगा टेम्पलेट. ओके, और इसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है जिसके 5' पे प्रोमोटर है, ये वाला स्ट्रैंड जो है इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और ये स्ट्रैंड रीड नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेक्ट है.
नंबर सी क्या है, इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, यहीं पे जो है ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड नॉट इन द साइटोप्लाज्म। और बाकी के स्टेटमेंट भी रॉन्ग है कि इट इज एसोसिएटेड विद द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमें तो रॉन्ग ही ढूंढना है, तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन सी। डी में क्या लिखा है, इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। यस, ये तो मैंने पहले ही कहा कि यूकैरियोट में स्प्लिट जीन्स होते हैं और जिनके पास स्प्लिट जीन है वहाँ पे डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बन सकता। पहले क्या बनेगा, एचएनआरएनए, दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। उसके बाद होगा स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, है ना, और उसके बाद बनता है एक फंक्शनल एमआरएनए। तो क्वेश्चन नंबर 96 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, तो सी के साथ जाएंगे हम लोग। 97, given below are two statements, let's read it. Statement 1, Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in the growth of the green plants. बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और जोसेफ प्रिस्ले ही वाज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हमें याद होगा उनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, दैट इज ए बेल जार एक्सपेरिमेंट, है ना, तो ये एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में दिया है यूजिंग ए सिमिलर सेटअप, सेम सेटअप यूज किया, किन्होंने यूज किया है, प्रिस्ले जैसा सेम सेटअप किसने यूज किया है, लिखा है सीवी नेल ने यूज किया है। शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि सीवी नेल ने नहीं किया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, जैन इंजनहाउस। और जैन इंजनहाउस ने ये प्रूफ किया था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, क्या यूज़ किया था उन्होंने एक्वेटिक प्लांट यूज़ किया था। एक्वेटिक प्लांट को उन्होंने जब एक बार सनलाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा, जब सनलाइट में रखा था तो वहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे थे और वो बबल्स क्या थे, वो थे ऑक्सीजन। तो ये प्रूफ करते हैं कि सनलाइट में अगर हमने प्लांट को रखा वहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म होता है। ऑक्सीजन कौन से प्रोसेस में फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। लेकिन उसी सेटअप को जब उन्होंने बाद में डार्क रूम में रखा वहाँ पे कोई बबल्स फॉर्म नहीं हुआ, दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रहा था, दैट मीन्स डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। दैट शोज सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो उन्होंने फर्दर ये एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। स्टेटमेंट ए 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 98, which among the following given latitude harbors more species? ओके, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है और बायोडाइवर्सिटी में हमें पता है कि जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होता है, राइट? तो कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ पे होगा, जो लैटिट्यूड इक्वेटर के सबसे क्लोज है। तो हमें ऑप्शन में ये देखना है कि इक्वेटर के सबसे क्लोज लैटिट्यूड कौन सा है, तो ऑफ कोर्स ये होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि ये इनसे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ये पोल की तरफ है। और ऑल विथ सेम स्पेसिस रिचनेस, नो, सारे लैटिट्यूड में सेम स्पेसिस रिचनेस नहीं होता। अगर इसको मैं सीक्वेंस करती तो यहाँ पे आता सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा यहाँ पे, उसके बाद होगा ये 41 डिग्री और उसके बाद होगा 71 डिग्री, मतलब सबसे कम बायोडाइवर्सिटी मुझे मिलेगा 71 डिग्री नॉर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विथ रेस्पेक्ट टू एस्टिवेशन? Estivation refers to the arrangement of sepals and petals with respect to the member of the same whole in a floral bud. And there are 4 types of estivation: velvet, twisted, imbricate and vexillary, which is also called papilionaceous estivation. हमें ढूंढना है करेक्ट मैचिंग। सबसे पहला है imbricate estivation, दिया हुआ है कैसिया एंड दिस इज द करेक्टली मैच्ड। सेकेंड है वेलवेट एस्टिवेशन में दिया हुआ है कॉटन, नो, कॉटन हैज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो ये रॉन्ग हो गया। पेपिलियोनाशियस एस्टिवेशन, ओके, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेबेसी फैमिली, तो यहाँ पे दिया है कैलोट्रोपिस, नो, कैलोट्रोपिस हैज वेलवेट एस्टिवेशन, सो ये रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन डी है ट्विस्टेड एस्टिवेशन गुलमोहर, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, गुलमोहर हैज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन।
So question 99, I'll go with option A. Which taxonomic category comes just after division in the descending order of taxonomic hierarchy? So if I write here, so it will be species, genus, family, order, class, phylum or division, and the largest is kingdom. But this I have written in the ascending order. Descending order मतलब larger से small, okay, larger से smaller. तो यहाँ पे division के just बाद कौन सा कैटेगरी आ रहा है, वो होगा क्लास. ठीक है, तो हम जाएंगे 100 में ऑप्शन सी के साथ. Given are some organisms, okay, Drosophila, human, bird. Which of the following option correctly describes the given animals in terms of sex determination? Drosophila और human दोनों में ही देखा जाता है XX XY सिस्टम. XX है फीमेल और XY है मेल. इसीलिए XY मतलब मेल जो है, इन दोनों में ही क्या होगा, हेटेरोगैमेटिक, जबकि फीमेल जो है क्या होगा, होमोगैमेटिक. ओके, थर्ड में था बर्ड में हम देखते हैं ZZ ZW, वहाँ पे ZZ है मेल, मतलब मेल यहाँ पे है होमोगैमेटिक और ZW है फीमेल, सो फीमेल will be heterogametic. So this information we already should have. Now let's see the options. सबसे पहले दिया हुआ है कि ड्रोसोफिला में क्या है, मेल होमोगैमेटिक. क्या लिखा था मैंने, मेल हेटेरोगैमेटिक, तो इसको यही से कैंसिल कर दो. बी ऑप्शन में है ड्रोसोफिला फीमेल होमोगैमेटिक, यस. ह्यूमन मेल हेटेरोगैमेटिक, यस, XY होता है. और बर्ड में फीमेल हेटेरोगैमेटिक है, दैट इज ZW. सो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, हमें करेक्ट ढूंढना है. सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है मेल हेटेरोगैमेटिक ड्रोसोफिला, करेक्ट है. फीमेल होमोगैमेटिक, ये भी करेक्ट है. 3 में है मेल हेटेरोगैमेटिक, नो. बर्ड में मेल क्या है, होमोगैमेटिक. ड्रोसोफिला मेल हेटेरोगैमेटिक, करेक्ट. ह्यूमन मेल हेटेरोगैमेटिक, ये भी करेक्ट है. ऑप्शन 3 अगेन रॉन्ग. सो 101 करेक्ट आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन ढूंढना है इन बोथ साइनोबैक्टीरिया एंड मिथेनोजेंस. साइनोबैक्टीरिया आर यू बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस आर आर्के बैक्टीरिया. और इनमें ऐसा क्या कॉमन है, हमें ये ढूंढना है. सबसे पहला है सेल वॉल कंपोजिशन, बिल्कुल नहीं. यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया में मेजर डिफरेंस ये है दैट दे हैव डिफरेंट सेल वॉल कंपोजिशन. यू बैक्टीरिया नॉर्मली वी नो इट इज पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, और आर्के बैक्टीरिया में हम कहते हैं स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन. ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, नो. साइनोबैक्टीरिया विल हैव क्लोरोफिल ए, यस, बट आर्के बैक्टीरिया, यहाँ पे मिथेनोजेंस में क्लोरोफिल ए नहीं होता. साइनोबैक्टीरिया होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, सो इट मस्ट हैव क्लोरोफिल ए. प्रेजेंस ऑफ नेकेड डीएनए, यस, दिस इज ए कॉमन स्टेटमेंट, कॉमन ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही मोनेरा से बिलोंग करते हैं और मोनेरा किंगडम में होते हैं प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट में नेकेड डीएनए होता है. तो 102 में हम तो जाएंगे ऑप्शन सी के साथ. ऑप्शन डी है फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, नो. यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट बट मिथेनोजेंस आर फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स. तो यहाँ पे 102 में करेक्ट आंसर है सी. 103 in a flowering plant the ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk. So when we show an ovule, तो ovule जो है एक स्टॉक के मदद से ये अटैच है विद द प्लासेंटा. व्हाट इज दिस स्टॉक इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड फ्यूनिकल. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूनिकल. हिलम क्या है, हिलम क्यों नहीं होगा, हिलम या हाइलम क्यों नहीं होगा. हाइलम इज ए पॉइंट वेयर दिस फ्यूनिकल अटैच विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल. ओके, जिस पार्ट में फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज होते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइलम. ओके, चलाजा क्या होता है, देखो ये जहाँ पे इंट्यूगमेंट्स नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोपाइल. और माइक्रोपाइल का जो ऑपोजिट पार्ट है इसको कहते हैं चलाजा. न्यूसेलस भी नहीं होगा, न्यूसेलस इज द टिश्यू ऑफ द ओव्यूल. तो ये जो है टिश्यू ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस. 103 में जो करेक्ट आंसर है वो है डी. 104 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके, स्टेटमेंट दिया हुआ है असर्शन और रीजन का. लेट्स सी इट.
assertion है in deep water rice plants ethylene helps, ethylene is a plant growth hormone, okay, helps leaves and upper parts of the shoot to remain above water. Reason है ethylene promotes rapid internode and petiole elongation. ओके पहले हम लोग रीजन को समझते हैं कि इथाइलिन जो है ना वो इंटरनोड को इलोंगेट करता है. इंटरनोड को इलोंगेट करेगा तो जो शूट है, शूट का लेंथ इंक्रीज होगा. तो अगर इथाइलिन इंटरनोड को इलोंगेट कर रहा है, पेटियोल इलोंगेट कर रहा है, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और अगर इथाइलिन ने इंटरनोड को इलोंगेट किया, उसके वजह से क्या होगा, द अपर पार्ट ऑफ द शूट विल कम अबव द वाटर, विल रिमेन अबव द वाटर. और अगर इथाइलिन ने पेटियोल को इलोंगेट किया, पेटियोल क्या होता है, द स्टॉक ऑफ लीफ, और अगर पेटियोल इलोंगेटेड है तो यहाँ पे जो लीफ है, द लीव्स विल बी ऑल्सो विल कम अबव द वाटर. तो यहाँ पे क्योंकि इथाइलिन ने इंटरनोड और पेटियोल को इलोंगेट किया, इसी वजह से डीप वाटर राइस प्लांट में इथाइलिन इज हेल्पिंग द लीव्स एंड द शूट टू रिमेन अबव द वाटर. तो यहाँ पे assertion रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन is a correct explanation of assertion. So correct answer will be option A. 105. With respect to the energy flow in an ecosystem, choose the incorrect statement from the following. Incorrect, ठीक है, incorrect को मार्क कर लेते हैं हम लोग. पहला ऑप्शन है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में लेस देन 50% ऑफ इट इज पार. ओके तो ये तो करेक्ट है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट. पार क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इट इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो वी गॉट आवर आंसर, इट विल बी ऑप्शन बी. इकोसिस्टम्स आर नॉट exempted, ये याद रखना है. इकोसिस्टम follows both first and second law of thermodynamics, so it is a wrong statement. Energy flow unidirectionally correct है, from sun to producer and then to consumer, and plants capture 2 to 10% of the power. All are correct except option B. I'll go with option B. 106. Which one of the following event occurs after double fertilization? देखो after ढूंढना है, ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन ढूंढना है. क्या ढूंढना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सबसे पहला ऑप्शन है द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, दैट इज ए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, ये भी प्री फर्टिलाइजेशन है, अभी तो मेल गैमेट रिलीज भी नहीं हुआ. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एट द माइक्रोपाइल रीजन, दैट इज सिनगैमी, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है, जहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट मतलब एक के साथ फ्यूज हो जाएगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी एंड इट विल फॉर्म ए जाइगोट. इट इज ए पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, नॉट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो विच ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में लिखा है द पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म. यस, आई विल गो विथ ऑप्शन सी. पेन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक nucleus, and primary endospermic nucleus is formed during double fertilization. And which part of the double fertilization, that is called a triple fusion. और ये पेन जो है after fertilization develops into endosperm. तो ये event है post fertilization. I'll go with option C. 107. Which of the following character are not applicable to the anatomy of the dicot stem? कौन सा dicot stem पे applicable नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ये applicable है. Conjunctive tissue in between xylem and phloem, no, it is a characteristic of the root. Conjunctive tissue रूट में पेरिसाइकिल से मिलके क्या बनाता है, वास्कुलर कैम्बियम. सो इट इज ए रूट फीचर. प्रेजेंस ऑफ वैक्सी सुबेरिन इन द एंडोडर्मिस, नो. डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस को कहा जाता है स्टार्च शीट और सुबेरिन प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस, अगेन इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ root and this endodermis is called Casparian strip. क्लोज्ड वास्कुलर बंडल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डाइकोट स्टेम में क्या होगा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन. और ओपन क्यों है, बिकॉज डाइकोट स्टेम हैज कैम्बियम इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी रेस, यस दिस इज करेक्ट फॉर डाइकोट स्टेम एंड दिस मेडुलरी रेस हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन. ओके तो यहाँ पे हमें ढूंढना था कौन सा एप्लीकेबल नहीं है. ऑप्शन है बी सी डी. कहाँ पे है, ऑप्शन सी. बी सी एंड डी ओनली. आई विल गो विथ सी. Makoi and brinjal belong to the genus Solanum, which reflects that.
Okay, they belong to same taxa for all taxonomic category. Now if I say species, genus, family, order, class, division, division क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये प्लांट के लिए है और यहाँ पे है किंगडम. तो इनका जेनस क्या है, सोलेनम. अगर जेनस सेम हो गया तो उसके ऊपर जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है. इसीलिए माकोई और ब्रिंजल इनका फैमिली सेम होगा. कौन सा फैमिली होगा, सोलेनेसी. ऑर्डर कौन सा होगा, पॉलीमोनियल्स. क्लास होगा डाइकोटिलेडनी. डिवीजन होगा एंजियोस्पर्मी. और किंगडम होगा प्लांटी. तो लग रहा है कि ओके दे बिलोंग टू सेम टैक्सा, है ना. लेकिन यहाँ पे एक बात है, क्या लिखा है, फॉर ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. चलो जेनस के ऊपर तो सारे सेम है, बट व्हाट अबाउट स्पेसीज. स्पेसीज भी तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, द मोस्ट बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. क्या इन दोनों का स्पेसीज सेम है, ऑफ कोर्स नॉट. तो यहाँ पे जो माकोई है, माकोई का साइंटिफिक नेम है सोलेनम नाइग्रम. ओके, तो इनका स्पेसीज क्या हो गया, नाइग्रम. और ब्रिंजल का है सोलेनम मेलोंजिना. तो ब्रिंजल का जो स्पेसीज है वो है मेलोंजिना. तो इन दोनों का स्पेसीज मैच नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों सारे कैटेगरी के लिए सेम नहीं है. इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाता है, रॉन्ग. ठीक है, ध्यान से इस चीज को हमें पढ़ लेना है. ऑप्शन बी दिया है दे आर ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड स्पेसीज. ये करेक्ट है. नाइग्राम एंड मेलोंजिना आर वेरी रिलेटेड एंड दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द सेम जेनस सोलेनम, है ना. तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है. हमें तो करेक्ट ही ढूंढना था, ऑप्शन बी देना है मुझे. Both are morphologically and structurally similar to each other in all respect. No, दो स्पेसीज जो एक जेनस में बिलोंग करते हैं उनके बीच में डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल और बाकी जितने भी क्राइटेरिया है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है. हाँ, वो लोग रिलेटेड है, इसलिए हमने सेम जेनस में रखा. तो ऑल रेस्पेक्ट पे सेम है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है. ऑप्शन डी है दे कैन ऑलवेज प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी बाय इंटरब्रीडिंग. नो, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसीज. मेंबर्स ऑफ सेम स्पेसीज कैन डू इंटरब्रीडिंग एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी. लेकिन ये तो सेम स्पेसीज के नहीं है, दे बिलोंग टू सेम जेनस. सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग. हमें देना है 108 में ऑप्शन बी. प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कैन प्रिवेंट. ओके, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स दैट इज डायोसियस. तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ डायोसियस प्लांट्स कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी. यस, इन रेफरेंस टू दिस विच इज इनकरेक्ट. ओके, इनकरेक्ट ढूंढना है. डायोसियस प्लांट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं. ओके, एंड दे विल बी आइदर ए मेल प्लांट और फीमेल प्लांट. मतलब जो मेल प्लांट है इट विल ओनली प्रोड्यूस द मेल फ्लावर्स, फीमेल प्लांट विल ओनली प्रोड्यूस द फीमेल फ्लावर्स. तो इसके रिगार्डिंग हमें ढूंढना है इनकरेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन आउटब्रीडिंग डिवाइस इन प्लांट्स. करेक्ट है, आउटब्रीडिंग डिवाइस है. यहाँ पे क्रॉस जो है पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. इमास्कुलेशन इज नॉट नीडेड व्हेन दिस प्लांट्स आर क्रॉस हाइब्रिडाइज्ड. ये भी करेक्ट है. जब हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और जिस प्लांट को हम लोग फीमेल पेरेंट प्लांट चूज करते हैं, अगर वो प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है देन बिफोर एंथर डेहिसेंस हम लोग एंथर को रिमूव करते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं इमास्कुलेशन. लेकिन यहाँ पे इमास्कुलेशन नहीं चाहिए क्योंकि फ्लावर पहले से ही यूनिसेक्सुअल है. ओके, बिल्कुल करेक्ट. These plants either possess staminate मतलब मेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर. Yes, can't have both. बिल्कुल. ऑप्शन डी है नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नेसेसरी. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें ढूंढना था रॉन्ग. आई विल गो विथ ऑप्शन डी. रॉन्ग क्यों है कि अगर डायोसियस है और एक प्लांट पूरा मेल एक प्लांट पूरा फीमेल तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन देयर विल बी सम काइंड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स. विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट्स देयर विल बी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आई विल गो विथ ऑप्शन डी. Human and tiger are placed in the same class. They also share same. Okay, so species, genus, family, order, class. Okay, अगर class same है तो class यहाँ पे क्या है? Human और tiger का class कौन सा होगा? वो होगा Mammalia. तो Mammalia के ऊपर, class के ऊपर जो भी चीज़ें आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सेम. तो उनका फाइलम क्या है? फाइलम है Chordata और किंगडम क्या है? Animalia. तो यहाँ पे उनका क्या सेम होगा? फाइलम सेम होगा. ऑप्शन बी. अगर स्पेसीज में देखें, स्पेसीज टाइगर का स्पेसीज क्या है? यहाँ पे है टाइग्रिस और ह्यूमन स्पेसीज है सेपियंस. ओके, जेनस यहाँ पे है पैंथेरा
टाइगर के लिए, और ह्यूमन में जेनस है होमो, फैमिली यहाँ पे है कैट फैमिली दैट इज फेलिडी, और ह्यूमन में फैमिली है होमिनिडी, ओके होमिनिडी। ऑर्डर यहाँ पे होगा कार्निवोरा, टाइगर में ऑर्डर है कार्निवोरा, और ह्यूमन में ऑर्डर होगा प्राइमेटा। तो कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा था, है ना। तो क्लास से मैच होने के बाद कहाँ मैच होता है, फाइलम में। सो 1, 10 आई विल गो विद बी। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ respect to the work of Walter Sutton and Theodore Boveri. They noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. Correct? They used chromosome movement to explain Mendel's laws. बिल्कुल. Stated that genes occur in pairs but chromosomes do not. Wrong. According to Walter Sutton and Boveri, both genes and chromosome occur in pairs. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डी है अकॉर्डिंग टू देम द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, द genes are present on the homologous chromosome at the same site. Yes, this is also correct. So 1, 1, 1, I'll go with option C. Loss of biodiversity in a region may lead to, biodiversity loss होने से क्या इफेक्ट होगा? पहला ऑप्शन है लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। रॉन्ग, ये होना चाहिए था मोर ईयर टू ईयर वेरिएशन। हायर रेजिस्टेंट, नो, लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल परटर्बेशंस माने डिस्टर्बेंसेस सच एज ड्रॉट। यस। डिक्रीज वेरिएबिलिटी, नो, इट विल बी increased variability in certain ecosystem processes like water use, pest and disease cycle. तो यहाँ पे A, B, C रॉन्ग हो गया। D लिखा है डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। यस, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ तो प्लांट का प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा। सो 1, 1, 2 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 1, 1, 3 a variation in the length of filaments within a flower is seen in. Okay, variation in the filament, length of the filament, यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा मस्टर्ड। ओके, मस्टर्ड में अगर हम देखें ये लिखा है हमने A2+4, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस, यहाँ पे जो 2 है वो है आउटर होल में 2 स्टेमन है और इनर होल में 4 स्टेमन है। आउटर स्टेमन्स आर शॉर्ट एंड इनर स्टेमन्स आर लॉन्ग। तो यहाँ पे मस्टर्ड करेक्ट है। पी नो, पी में ऐसा नहीं है, जबकि सेल्विया में है और सेल्विया का कंडीशन है A2+2 जिसको हम कहेंगे डाइडेनेमस। ओके, लॉजिक वही है, 2 इन द आउटर होल, 2 इन द इनर होल, 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग। तो यहाँ पे हम जाएंगे बोथ A एंड C के साथ, ऑप्शन डी। दिस प्लांट शोज डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर and those produced in water, and it is a representation of the heterophilous development due to environment. Yes, तो heterophilous development it is an example of plasticity, और एक ऐसा प्लांट है जो एयर में और वाटर में अलग अलग तरीके के लीफ फॉर्म करते हैं। कौन सा प्लांट ऐसा है, और वो है बटर कप। हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बाकी जो ऑप्शन है कॉटन, लार्कस्पूर, कोरिएंडर, अगर इनका देखें इनमें भी हेटेरोफाइली है, लेकिन यहाँ पे हेटेरोफाइली है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे जुवेनाइल प्लांट और मैच्योर प्लांट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ दिखाई देगा। तो जुवेनाइल प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स, मैच्योर प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स, लेकिन बटर कप में इट इज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट। ओके, 1, 1, 4 करेक्ट आंसर इज बी। 1, 1, 5 Which of the following is a comparison between alcohol and lactic acid fermentation? Okay, comparison ढूंढना है। comparison का मतलब ही होगा difference ढूंढना है। क्या ढूंढना है? difference ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन है hazardous process, ये दोनों के लिए कॉमन है। fermentation is considered as a hazardous process because of the hazardous products they form. Less than 7% of the energy in glucose is released, ये भी करेक्ट है। Release of carbon dioxide, no, it is a comparison, it is a difference. And oxidation of NADH H plus to NAD plus, it is a common thing in case of fermentation. तो हमें ढूंढना था कि comparison कौन सा है। I will go with option C. If I see alcohol fermentation, तो यहाँ से अगर हम शुरू करें कि पहले तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, देखो ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में है 3 कार्बन, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड which is of 2 कार्बन। तो यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन किस में है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में, और फिर ये एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेनॉल और यहाँ पे NADH प्लस ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो क्या होता है, पायरुविक एसिड से डायरेक्टली क्या होता है, लैक्टिक एसिड, और इस स्टेप पे NADH प्लस ऑक्सीडाइज होता, लेकिन लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है तो यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली ट्रू फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन, नॉट फॉर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो आई विल गो विथ ऑप्शन सी। Given below are 2 statements. Statement 1, mutation results in alteration of DNA sequences and results in changes in the genotype but not the phenotype of an organism. This part is wrong. Mutation changes genotype and phenotype of the organism because phenotype is dependent on the genotype. So statement 1 wrong है. Statement 2 है deletions and insertions of base pairs of DNA causes frame shift mutation. ऑफ कोर्स बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। सो आई विल गो विथ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। 117, the stage of M-phase where chromosomes align on equator by the help of spindle fiber is called। कौन से स्टेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अटैच होते हैं और यहाँ पे जो अलाइनमेंट है उसको कहते भी क्या है, मेटाफेजिक प्लेट। तो ऑफ कोर्स ये कौन सा स्टेज होगा, ये होगा मेटाफेज। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, है ना। Which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids? The answer is Golgi complex. Aleuroplast क्या है, aleuroplast is a type of leucoplast that store protein. तो इसका काम पैकेजिंग या ट्रांसपोर्ट नहीं है, सो आई विल नॉट गो विथ ए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पता है 2 टाइप का है, SER एंड RER। SER हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस एंड RER हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन पैकेजिंग या मॉडिफिकेशन नहीं करता। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, इवन राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम यूकैरियोट में 2 तरीके का होता है, वहाँ पे है 70S एंड 80S। 70S जो राइबोसोम है इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनेली राइबोसोम क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, जबकि 80S राइबोसोम हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम एंड इट रिमेन अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ एज आवर करेक्ट आंसर। 119, for initiation of translation protein synthesis the ribosome binds to a certain codon which recognized only by the initiator tRNA। मतलब हमें बोलना है कौन सा कोडन जो है ट्रांसलेशन को इनिशिएट करेगा, who is the initiator codon, okay, and the answer is AUG, and we know AUG has dual function, it also code for an amino acid which is methionine, okay। तो 119 I will go with option C। 120, which of these region is recognized as sacred groups? Indo-Burma region no, Western Ghats and Sri Lanka no, Himalaya no। ये जो तीनों नाम है अगर हमें पता है तो ये तीनों नाम, ये तीनों एरिया किसके रिगार्डिंग है, किसका एग्जाम्पल है, ये है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, ओके, एंड दे शो हाई अमाउंट ऑफ एंडेमिज्म। तो ये ABC तो नहीं है, ऑप्शन डी है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड ग्रुप। और बाय द वे ये जो सारे एग्जाम्पल है ये किन के एग्जाम्पल है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशंस, ओके। सो 120 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। 121, which one of the plant growth regulators would responsible for the following function? Let's say सबसे पहला है bolting in beet। bolting कौन करेगा, वो है जिबारेलिक एसिड माने जिबारेलिन। तो ऑप्शन तो यही में मुझे दिख रहा है जिबारेलिन, और किसी में जिबारेलिन है ही नहीं। सो by doing this if you know at least the first one you can answer this question, okay। Then also let's see the other option, initiation of germination in peanut seed, this is ethylene। प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये कौन करता है, साइटोकाइनिन्स। हेल्प्स इट टू विथस्टैंड डेसिकेशन, स्ट्रेस हार्मोन, स्टेट हार्मोन किसको कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो हमारा सीक्वेंस बना जिबारेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ओके। सो विल गो विथ ऑप्शन बी। 122, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम
takes place in which of the following phase of the cell cycle? Centrosome duplication that occur in the synthetic phase. And what is the synthetic phase called? That is the S phase. S phase में दो चीजें जो है replicate होता है, एक है DNA और एक है centrosome. DNA replication occurs inside the nucleus and centrosome duplication occur in the cytoplasm. So 122, I'll go with option A. 1, 2, 3. Which of the following is not a correct statement with respect to DNA? DNA has evolved from RNA with various chemical modifications. Correct answer है RNA is the first genetic material और RNA में काफ़ी ज़्यादा modification होते होते क्या बना? DNA बना. One of the most important example of such modification is how uracil has been modified into thymine. Okay, option A is correct. हमें ढूंढना incorrect. B है DNA is preferred for storage of genetic information. Yes, because DNA is very stable, so it's good to conserve the characters, good to store the characters. But it is dependent on RNA for synthesis of proteins. Yes, so DNA cannot directly form the protein. इसलिए DNA से पहले जो information है वो mRNA में convert करना पड़ेगा by the help of transcription, and then mRNA can produce the proteins. तो yes, DNA dependent है RNA के ऊपर for protein synthesis. DNA chemically is more reactive and structurally more stable. Structurally more stable, yes, but this went wrong क्योंकि DNA chemically is less reactive. हमें wrong ढूंढना है, so we got our answer. It will be option C. DNA being double stranded, having complementary strand, resist changes by evolving a process of repair. Yes, DNA क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है इसीलिए डीएनए में रिपेयरिंग ज़्यादा इजी है, क्योंकि अगर एक बेस रॉन्ग इनपुट हुआ, अगर रॉन्गली प्लेस्ड हुआ, वी कैन कंपेयर दैट बेस विद द बेस ऑफ द कम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड. जबकि आरएनए व्हिच इज जनरली सिंगल स्टैंडर्ड, वहाँ पे रिपेयरिंग प्रोसेस इज़ वेरी पुअर और देयर आर मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स. इसीलिए आरएनए में म्यूटेशन भी ज़्यादा होते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट. आई विल गो विथ सी ऑप्शन. 1 to 4. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development, and that's why albuminous seeds are also called endospermic seeds. Identify the odd one. कौन सा यहाँ पे endospermic seed नहीं है? Endospermic seed नहीं है यहाँ पे groundnut. Groundnut is non-endospermic and ex-albuminous seed. तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ. बाकी सारा ऑप्शन ऑड नहीं है क्योंकि बाकी सारा ऑप्शन क्या है? एंडोस्पर्मिक सीड. क्वेश्चन नंबर 1 to 5. मैच द कूलम्स. एक साइड दिया है ऑर्गेनिज्म, एक साइड है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस. अगर हम देखें स्टारफिश, पिजास्टर एंड इनवर्टिब्रेट्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन. सो आई विल गो विद A3. सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश will show commensalism. Cuckoo and crow, example of brood parasitism, and fig tree and wasp, example of mutualism. So it will be 1. Sequence है 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. I will go with option A. और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना. यहाँ पे 3 था लेकिन यहाँ पे क्या था? 2. तो 1 to 5 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Cellulose and algin. Cellulose and algin or algin are the cell wall compositions of Rhodophyceae. No, Rhodophyceae have cellulose, pectin and polysulfate esters as cell wall composition. Chlorophyceae is no. Chlorophyceae has cellulose and pectose. तो ये नहीं होगा. बाकी बचा Phaeophyceae. So I will go with C. Phaeophyceae have cell wall composition such that. 1 to 7. Choose the correct option. First one, evolutionarily, pteridophytes are the first terrestrial plants to possess vascular tissues. Yes. So pteridophytes are the first vascular plants. Okay. And before that, algae and bryophyta are non-vascular. That we know. Number 2, the main plant body of bryophyte is gametophyte. ये भी correct है. Gametophytic plant bryophyte में main body है, independent है, photosynthetic है. जबकि जो sporophyte है वो या तो completely या तो partially dependent है
on the gametophyte. So option 2 is correct. Number 3 है in gymnosperm male and female gametophyte have independent, no it's not having independent free living existence क्योंकि gymnosperm shows diplontic life cycle, the main body is sporophytic और यहाँ पे जो male and female gametophyte है they do not have any kind of independent existence. तो यहाँ पे option 3 wrong है. तो कौन सा देंगे हम लोग? 1 and 2 correct, 3 is incorrect, 1 to 7 correct will be B. Which ecological pyramid is upright? तो कुछ pyramids के example दिए हैं, इनमें से कौन सा upright है? देखते हैं. सबसे पहला pyramid of biomass in forest ecosystem. याद रखना है forest ecosystem में biomass and energy pyramid ये दोनों upright होते हैं, तो ये correct हो गया. pyramid of number in ocean ecosystem. ocean ecosystem में number and energy दोनों upright है, ये भी correct हो गया. pyramid of energy in grassland ecosystem. grassland ecosystem में तो सारे के सारे ecological pyramid upright होते हैं, मतलब energy हो गया, number हो गया और biomass तीनों ही क्या है? grassland ecosystem में upright है. that means it will be all the above 1 to 8. correct answer is option D. How many matching are incorrect? Incorrect matching ढूंढना है, पहले इसको मार्क कर लो. पहला है algae sphagnum, it is incorrect क्योंकि sphagnum is an example of moss. Liverwort Markensia correct है. Moss polytrichum correct. Pteridophyte Funaria, no, again Funaria is a moss, not pteridophyte, it is a bryophyte. Gymnosperm Cedrus, it is correct. क्या ढूंढना था? Incorrect. कौन सा incorrect है? A और D इनकरेक्ट है. कितने इनकरेक्ट है? 2 इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी के साथ जाएंगे. द पिस्टिल ऑफ पेपरवर, डायरेक्ट क्वेश्चन है. पिस्टिल ऑफ पेपरवर कैसा है? ये आंसर है मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस. मल्टी कार्पेलरी दैट मीन्स मोर देन 1 कार्पल, बहुत सारे कार्पल होंगे, बहुत सारे पिस्टिल्स होंगे. और सीन कार्पस का मतलब है यूनाइटेड होंगे. आई विल गो विथ ऑप्शन सी. 131 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. यस, assertion रीजन का क्वेश्चन है. लेट्स सी द assertion. Cross of F1 individual with recessive homozygous parent is called test cross. Yes, ये correct है ना? तो cross of F1 individual, अगर हम देखें F1 individual into recessive parent, सोचो कि ये recessive parent है और test cross हम लोग क्यों करते हैं? To know the genotype of this progeny. रीजन यहाँ पे दिया है नो रिसेसिव इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेन इन ए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एज ए प्रोजेनी. ये रॉन्ग है क्योंकि जब हम लोग मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं हमें रेशियो मिलता है 1:1, तो माने 50% और 50%. 50% होगा डोमिनेंट कैरेक्टर और 50% होगा रिसेसिव कैरेक्टर. तो हमें 50% रिसेसिव इंडिविजुअल्स मिलते हैं एज ए प्रोजेनी इन ए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. तो यहाँ पे रीजन जो है रॉन्ग है. कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे? इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी. 132 सिलेक्ट द टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस विथ एग्जाम्पल. ओके, पहले तो बायोटिक इंटरेक्शन को सिलेक्ट करना है और उसके साथ करेक्ट एग्जाम्पल भी सिलेक्ट करना है. किस कंडीशन के लिए? पढ़ो इसको. इन विच वन ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पेसीज इज बेनिफिटेड. एक स्पेसीज को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है? अनएफेक्टेड. मतलब इंटरेक्शन है प्लस एंड जीरो. बताओ प्लस एंड जीरो इंटरेक्शन किस में आता है? ये आता है कॉमेंसलिज्म में. मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी. म्यूचुअलिज्म में तो प्लस प्लस होता है, तो ये तो यही कैंसिल हो गया. एमेंसलिज्म है माइनस एंड जीरो. ओके, माइनस एंड जीरो तो नॉट पॉसिबल. पैरासिटिज्म है प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है कॉमेंसलिज्म. अभी एग्जांपल देखते हैं. epiphyte on mango branch. Yes, epiphyte like orchid growing on a mango branch. So the correct answer will be option B. 133 मैच द कूलम्स. लेट्स सी. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है. सारे किंगडम यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ रेस्पेक्टिव कैरेक्टर. सबसे पहला है डाइजेस्ट फूड इन इंटरनल कैविटी. दिस इज द फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया. यस और नो? तो यहाँ पे हम जाएंगे 1 से C के साथ. लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज द फीचर ऑफ प्लांटी. सो आई गो विथ 2E के साथ जाएंगे. मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये होगा किंगडम मोनेरा. सो इट विल बी 3A. बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, इट विल बी प्रोटिस्टा. सो इट विल बी 4B. सेल वॉल कंपोस्ट ऑफ काइटिन. ओके, काइटिना सेल वॉल किसका फीचर है? किंगडम फंजाई. 5 होगा
डी, सीक्वेंस पढ़ लेता है, CEABD कहाँ पे है, CEABD, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पे भी सी था, देखो सी था यहाँ पे, ए तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे सी था, ई था, उसके बाद यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी, तो ये बाकी सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। Which of the following process occurs during the glycolysis stage of respiration? Respiration में जब glycolysis होगा, that is the breakdown of the sugar, वो क्या होगा वहाँ पे 10 steps होते हैं उसमें, और ग्लूकोज वहाँ पे पार्शियली ऑक्सीडाइज होके, पार्शियली ब्रेकडाउन होके अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड। सो इफ यू सी द ग्लाइकोलाइसिस, देन ग्लाइकोलाइसिस में हम बोलेंगे कि ग्लूकोज जो कि है 6 कार्बन अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और उसके साथ साथ और क्या बन रहा है, यहाँ पे बनता है नेट 2 ATP एंड 2 molecules ऑफ NADH H+। देखो ये सारे प्रोडक्ट है, ओके ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है, 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP, 2 NADH H+। अभी ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ही लिखा है सिंथेसिस ऑफ ATP, हाँ ये सिंथेसिस ऑफ ATP हो रहा है, मैंने क्या कहा कि नेट प्रोडक्शन इज 2 ATP, ये तो करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, व्हेन दिस पायरुविक एसिड विल एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुविक एसिड will take part in link reaction and will be converted into acetyl coenzyme, right? So it is a wrong statement. Complete oxidation of glucose, no it is not completely oxidized, क्योंकि अभी बस पायरुविक एसिड बना है, उसके बाद उसका और ज़्यादा ब्रेकडाउन होना बाकी है। Synthesis of FADH2, no it will occur in the Krebs cycle, not in the glycolysis. So 134 option A. Okay, now we came to our last question, let's read it. A dicot root can be characterized by, okay, dicot root का characteristic हमें ढूंढना है। सबसे पहला पॉइंट है presence of undifferentiated ground tissue। क्या dicot root में ground tissue undifferentiated है, आंसर इज नो। ओके यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू जो है डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि मुझे डाइकोट रूट में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉर्टेक्स, हमें मिलेगा एंडोडर्मिस, हमें मिलेगा पेरीसाइकिल, है ना। अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू ये असल में किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक। पॉलीआर्क जाइलम बंडल, नो, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट रूट का। ओके ये मैंने क्या कहा था, मोनोकॉट स्टेम, तो ये हो गया मोनोकॉट रूट, जबकि डाइकोट रूट में होता है जनरली डायर्क और टेट्रैक। ओके एक्सर्क वास्कुलर बंडल्स, यस क्योंकि रूट है तो किसी भी रूट में क्या होगा, एक्सर्क वास्कुलर बंडल्स होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइकोट रूट। नंबर डी है प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप पीट, नो वेल डेवलप पीट डाइकोट रूट में नहीं होगा, तो वेल डेवलप पीट किस में होगा, एक तो मोनोकॉट रूट में होगा और एक होगा डाइकोट स्टेम में। तो क्वेश्चन नंबर 135 विल गो विथ ऑप्शन सी। ओके so hope we have done well and best of luck for your NEET exam 2025. Thank you.